हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर जो बम फोड़ा था, उसका जवाब चुनाव आयोग ने 10 दिन बाद 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार मौजूद रहे। उनके अलावा 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी भी मौजूद रहे। करीब 1.5 घंटे चली इस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों के जवाब दिए गए और कई बार आवाज में तल्खी भी दिखाई दी। आइए जानते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से क्या क्या सवाल किए गए और उन्होंने क्या जवाब दिया। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों? चुनाव आयोग ने बताया कि पिछले 20 साल से हर साल रिवीजन होता है। इसमें साधारण तौर पर रिवीजन होता है। पिछले 20 साल में इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ। इससे पहले होता था। अब तक 10 से ज़्यादा बार एसआईआर हुआ है। एसआईआर में वोटर लिस्ट का टोटल रिवीजन होता है। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सभी दलों की शिकायतें आती थीं कि वोट बढ़ गए, वोट कट गए, कई लोग शहर में चले गए, वोट कटवाने की भी दिक्कत होती है। वे परेशान होते हैं। उन्हें हम ये एक रास्ता देते हैं। जब कोई गांव छोड़कर शहर जाता है तो वहां भी वोट बनवा लेता है। इसका एक ही तरीका है कि स्पेशल इंटेंसिव वोटर रिवीजन हो। इसमें बीएलओ डोर टू डोर जाते हैं। 90,000 बीएलओ 7 करोड़ 89 लाख लोगों के घर गए। कुछ लोग मृत पाए गए, किसी का नाम 2 जगह था। 7,24,000 फॉर्म वापस मिले। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जानकारी दी कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के तहत 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स ने मतदाता सूची का प्रारूप तैयार किया है। जब ये ड्राफ्ट सूची हर बूथ पर बनाई जा रही थी, तब सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने इसे अपने हस्ताक्षर के साथ सत्यापित किया। इस दौरान मतदाताओं की ओर से कुल 28,370 दावे और आपत्तियां भी दर्ज कराई गई हैं। एसआईआर में इतनी जल्दी क्यों? बिहार में इस वक्त बारिश का मौसम है और बाढ़ की समस्या है। ऐसे में यही एसआईआर का समय क्यों चुना गया? जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चुनाव से पहले मतदाता सूची शुद्ध करना चाहिए या बाद में। ये चुनाव आयोग नहीं कह रहा है, बल्कि आरपी एक्ट में कहा गया है। बिहार में 2003 में भी 14 जुलाई से 14 अगस्त तक एसआईआर हुआ था। तब भी सफल हुआ था और अब भी सफलतापूर्वक हो रहा है। एसआईआर में हड़बड़ी क्यों? यह भी एक भ्रम फैलाया जाता है। आप लोग मुझे बताएं कि चुनाव से पहले मतदाता सूची शुद्ध करनी चाहिए या चुनाव के बाद? चुनाव से पहले। और यह बात चुनाव आयोग नहीं कह रहा है, यह बात लोक प्रतिनिधित्व कानून कह रहा है कि हर चुनाव से पहले आपको मतदाता सूची शुद्ध करनी होगी। यह चुनाव आयोग का कानूनी दायित्व है। फिर यह बात आई कि 7 करोड़ से ज्यादा बिहार के मतदाताओं तक क्या चुनाव आयोग पहुंच पाएगा? हकीकत आपके सामने है। जब 24 जून से यह कार्रवाई शुरू हुई तो यह पूरी प्रक्रिया लगभग 20 जुलाई तक ही समाप्त हो गई। फिर यह बात आई कि साहब जुलाई में क्यों? उस समय मौसम अच्छा नहीं होता। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में इसके पहले भी 2003 में एसआईआर हुआ था
और उसकी तारीख थी 14 जुलाई से 14 अगस्त, और तब भी सफलतापूर्वक हुआ था और इस बार भी सफलतापूर्वक सबके इन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस आ गए। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 56 घंटे के अंदर सूची जिले स्तर पर दे दी है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के BLAs के स्तर पर, बूथ स्तर पर यह सूची साझा की थी। चुनाव आयोग पारदर्शिता का स्वागत करता है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मतदाता सूची के एक्सेस को लेकर पूछे गए प्रश्न को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मशीन रीडेबल मतदाता सूची और सर्चेबल मतदाता सूची में फर्क समझाया। चुनाव आयोग से मतदाता सूची को डाउनलोड किया जा सकता है और सर्च किया जा सकता है। वहीं मशीन रीडेबल मतदाता सूची से निजता का हनन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। मशीन रीडेबल वर्जित है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। किसी के फोटो को बदला जा सकता है, कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। एक सवाल यह भी था कि राहुल गांधी को शपथ पत्र क्यों देना होगा। उन्होंने जो सवाल किए उस पर आप सीधे सीधे जांच क्यों नहीं कर लेते। इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में समय रहते शिकायत करने का पूरा मौका है। आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको उस विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, लेकिन आप उस क्षेत्र के निर्वाचक नहीं हैं और भ्रम फैला रहे हैं। आपके पास कानून में विकल्प है कि आप एक विटनेस के तौर पर शिकायत कर सकते हैं। ये कानून यहाँ बैठे सभी लोगों के जन्म के पूर्व का बना हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि एक व्यक्ति की शिकायत पर हम 1.5 लाख लोगों को नोटिस नहीं दे सकते। हम यूं ही किसी का नाम नहीं काट सकते। आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करिए, हलफनामा दीजिए, फिर एक्शन लिया जाएगा। या किसी के कहने से मैं ये मानूं कि पीयूष जी के नाम के, अगर आपको अंदाज़ा न हो तो अगर पीयूष जी के नाम को अगर आप 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। अब कौन से पीयूष जी का नाम काटा जाए, कौन से पीयूष जी 2 हैं ये। तो अगर इसको जल्दीबाजी में किया जाएगा तो किसी भी मतदाता का नाम गलत कट सकता है, आपकी जगह किसी और का कट जाए। इसलिए शायद पिछले 20 सालों में टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी का मतदाता सूची से नाम काटा जाए, ये गलत होगा और इसीलिए चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी, 10 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट और 20 लाख से अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट मिलकर काम करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और पारदर्शी व्यवस्था के बीच क्या कोई मतदाता वोट चुरा सकता है? उन्होंने कहा कि इतनी खुली और व्यवस्थित प्रक्रिया में चोरी जैसी बात संभव ही नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि कुछ मतदाताओं ने डबल वोटिंग के आरोप लगाए, लेकिन जब सबूत मांगे गए तो कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने साफ कहा कि न तो चुनाव आयोग और न ही कोई मतदाता ऐसे झूठे आरोपों से डरता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि जब रिटर्निंग अफसर चुनाव नतीजे घोषित करता है तो कानून में ये प्रावधान है कि 45 दिन के भीतर कोई भी राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर सकता है और नतीजों को चुनौती दे सकता है। लेकिन इस अवधि के बाद चाहे केरल हो, कर्नाटक या बिहार, बिना आधार के आरोप लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव खत्म होने के 45 दिन के भीतर किसी उम्मीदवार या दल को कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती और बाद में अचानक आरोप लगाए जाते हैं तो देश के मतदाता और लोग खुद समझ जाते हैं कि ऐसे आरोपों के पीछे असल मकसद क्या है। तो इतनी बातें निकल कर आई चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। क्या आप चुनाव आयोग के सभी सवालों के दिए गए जवाबों से संतुष्ट हैं? क्या आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता में भरोसा रखते हैं, या आपको राहुल गांधी के सवालों में सत्यता दिखती है और आप चाहते हैं कि चुनाव आयोग और अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता लेकर आए? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।